अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट, भारतवासियों की आशा अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट, भारत एक महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, उसको और विस्तार देने वाला बजट है। इसके साथ साथ लोकल से ग्लोबल बनने का बजट है और लोक कल्याणकारी बजट है। इसमें हर वर्ग के उत्थान का प्रावधान किया गया है। हर राज्य का, वहां की परिस्थितियों का पूरी तरह से ध्यान करते हुए इस बजट को बनाया गया है। भारत के संकल्प को पूरा करने वाला यह बजट है। रिफॉर्म से परफॉर्म की ओर बढ़ते हुए भारत का बजट है। और हमारे लिए, क्योंकि हमारे राज्य उत्तराखंड से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक योजनाएं हमारे राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। और चूंकि मैं अभी 2 दिन पहले हमारे प्रगति पोर्टल पर जो 42 योजनाओं की समीक्षा का एक आकलन कर रहा था, तो 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं अभी तक गतिमान हैं। इस बजट में हमारे जैसे पर्वतीय राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, कृषि, उद्योग, युवा महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी इसमें ध्यान प्रावधान हुआ है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह बजट आत्मनिर्भर उत्तराखंड के हमारे लक्ष्य को साकार करने वाला बजट है। इस बजट में गत वर्ष की तुलना में राज्यांश बढ़ा है। लगभग 1800 करोड़ से अधिक की धनराशि हमको इसमें मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन, जो कि हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी योजना है और हमारे यहाँ की जो परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं पेयजल की, उसको कहीं न कहीं दूर करने वाली ये योजना, उस योजना में जिस प्रकार से एक बड़ी धनराशि 67,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार किया गया है, उससे हमारे राज्य की योजनाओं को और गति मिलने वाली है। इसके साथ साथ ये बजट विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे राज्य को जो अतिरिक्त संसाधन है राज्य के विकास कार्यों के लिए, वो इससे प्राप्त होंगे। और बैठक से पूर्व पहले जो माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में बजट पूर्व एक सभी राज्यों के सुझाव लिए गए थे, उनसे वार्ता की गई थी। हमारे यहाँ से भी जो उनसे अनुरोध किया गया था, जो शासकीय है स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट्स टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसका विस्तार किया गया है। बल्कि इसको पहले से बढ़ाकर 1,85,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह ब्याज मुक्त योजना विगत वर्षों में उत्तराखंड के लिए बहुत लाभकारी रही है। इसी प्रकार इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो पर्वतीय टेल्स की घोषणा की गई है, उससे हवाई संपर्क उड़ान योजना विस्तारित उसका स्वरूप होगा। टियर 2, टियर 3 शहरों पर विशेष फोकस होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में बायोफार्मा स्ट्रेटजी और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, उच्च शिक्षा में यूनिवर्सिटी टाउनशिप, हॉस्पिटलिटी सेक्टर के नेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना तथा नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड जैसे प्रावधान उत्तराखंड राज्य के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेंगे। महिला सशक्तिकरण की दिशा में लखपति जी की योजना, जो हमारे राज्य की महिलाओं के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए बहुत बड़ा उनकी समृद्धि और आगे बढ़ने का आधार बन चुकी है। उसमें भी जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, उनको उद्यमिता से जोड़ने के लिए जो 10,000 करोड़ रुपए के समर्पित एसएमई ग्रोथ फंड तथा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल जैसे निर्णय ग्रामीण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर ये केंद्रीय बजट 2026 विकसित भारत के संकल्प के साथ साथ आत्मनिर्भर उत्तराखंड के हमारे लक्ष्य को साकार करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूरे समन्वय के साथ इन योजनाओं के
प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय वित्त मंत्री जी का बहुत उत्तराखंड की जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मीनस मोटर मार्ग कालसी क्षेत्र में हिमाचल परिवहन निगम की बस दुर्घटना होने के दुखद समाचार पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। सीएम धामी ने कहा कि सूचना मिलते ही जिलाधिकारी ने आवश्यक निर्देश दिए और जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा त्वरित राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। वहीं नजदीकी सभी चिकित्सा केंद्रों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और आवश्यकता पड़ने पर गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एयरलिफ्ट करके उचित चिकित्सा केंद्रों से भर्ती भी कराया जाएगा, जहां उनका उपचार जो होगा। वहीं आपको बता दें, सीएम ने दुर्घटना पर संवेदनाएं व्यक्त की। देहरादून में बस हादसा, जहां रात कार्य लगातार चालू है। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून में गंभीर बस हादसा हुआ है, जिसे लेकर प्रशासन अब सतर्क है। इस दुर्घटना को लेकर सीएम ने ट्वीट भी किया। वहीं प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। तो वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल से पर्यटन को नई गति मिली है। वर्ष 2025 में राज्य में 6,03,21,000 आपको बता दें 194 पर्यटक पहुंचे, जो राज्य गठन के बाद सर्वाधिक संख्या है। उसमें से आपको बता दें, सबसे अधिक पर्यटक हरिद्वार पहुंचे, जबकि देहरादून में 57 लाख और टिहरी में आपको बता दें 53 लाख सैलानी आए हैं, जिसमें से 1,82,000 विदेशी सैलानी भी शामिल है। धामी सरकार ने पर्यटन स्थलों में बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा प्रबंधकों पर जोर दिया है। वहीं इसके परिणाम स्वरूप उत्तराखंड अब देश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में शामिल हो रहा है। तो वहीं अंकिता हत्याकांड मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अज्ञात वीआईपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली स्थित सीबीआई क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज होने के बाद विशेष जांच टीम देहरादून पहुंचकर जांच में जुट गई। ये मामला सितंबर 2022 का है। 30 मई 2024 को कोर्ट ने रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहीं वीआईपी को विशेष सेवा देने के दबाव का आरोप पहले भी सामने आया था, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सिफारिश पर आज सीबीआई जांच शुरू होने से मामले में नया मोड़ आ गया है। पूरे प्रदेश की नजरें अब सीबीआई की जांच पर टिकी हुई हैं। तो वहीं आपको बताते चले, सीबीआई जांच, जहां अंकिता भंडारी मामले में एक नया रुख, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सिफारिश पर सीबीआई जांच की शुरुआत। वहीं वीआईपी को विशेष सेवा देने के दबाव का आरोप पहले भी सामने आया था, जिसे लेकर अब मामले में सीबीआई की जांच गठित की गई है। आपको बता दें 2022 का है ये। 30 मई 2024 को कोर्ट में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसे लेकर अब सीबीआई जांच की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें, अब जांच ब्यूरो ने अज्ञात वीआईपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। अंकिता हत्याकांड मामले में केंद्रीय मंत्री की सिफारिश पर अब सीबीआई जांच की जा रही है, जहां एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, मुख्यमंत्री के आवेदन पर सीबीआई जांच जारी है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो अंकिता हत्याकांड है, इसको लेकर चर्चित मामला है उत्तराखंड का, और 2022 में ये मामला सामने आया था। सितंबर 2022 में, जब पौड़ी जिले की निवासी जो है अंकिता एक एमकेसर क्षेत्र के बनंतरा के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर कार्यरत थी, और उसकी जो है वहाँ पर हत्या कर दी जाती है, जिसमें जो है 30 मई 2024 को जिला न्यायालय जो कोटद्वार है, उसने रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य 3 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद जो है सामने आया था कि अंकिता को एक वीआईपी को विशेष सेवा देने के लिए दबाव बनाया गया था, लेकिन एसआईटी जांच में ऐसा कुछ भी नहीं आया था। लेकिन मामले में पिछले दिनों तब मोड़ आया जब पूर्व जो विधायक हैं, भाजपा नेता, उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर का एक ऑडियो वीडियो जो है वायरल होता है सोशल मीडिया में। इसके बाद प्रदेश भर में
देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन होता है। और फिर जो है कहीं ना कहीं जो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो सीबीआई जांच की संस्तुति करते हैं। और इसी कड़ी में सीबीआई ने कल जो है दिल्ली में जो क्राइम ब्रांच है सीबीआई की, वहाँ पर अज्ञात जो व्यक्ति है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और सीबीआई की जो टीम है वो देहरादून और ऋषिकेश में मामले की छानबीन के लिए पहुंची है और मामले की जांच की जा रही है। कहीं ना कहीं इस मामले में सीबीआई की तरफ से कार्रवाई करने से साफ हो गया है। जो विपक्ष से बार बार सवाल उठा रहा था कि इस मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो है सीएम धामी जो सरकार है, भाजपा सरकार है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष के यहाँ पर एक तरीके से करारा ये तमाचा भी है। और अब विपक्ष के बाद कुछ मुद्दा बचा नहीं है। हालांकि अभी जांच बाकी है। जांच में क्या सामने आता है, कौन वीआईपी जो है जिसका नाम बार बार आ रहा है, और इसका खुलासा जल्द ही होने की संभावना है। जी आशीष, में जाना सीबीआई जांच दर्ज होने में इतनी तो भाई आपको बताते चले अंकिता मामले में वीआईपी के खिलाफ एफआईआर। तो भाई आपको बताते चले ये पूरा मामला अंकिता भंडारी केस, जहां अब सीबीआई ने जांच अब दर्ज हो चुकी है। मुख्यमंत्री निवेदन पे ये जांच दर्ज की गई। तो भाई आपको बताते चले अंकिता मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। वीआईपी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं आशीष एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं सबसे पहले जानना चाहूं, बड़े नामों और रसूखदार लोगों का सच भी पहुंच पाएगा? बिल्कुल पूजा, उम्मीद यही लगाई जा रही है। कहीं जो जिस वीआईपी का नाम आ रहा था और अन्य कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं इसमें, कई जो है नेता के कई नेता हो सकते हैं या कांग्रेस के या अन्य जो है निर्दलीय विधायक का भी एक नाम सामने आया था। लेकिन कहीं ना कहीं अब सीबीआई कड़ी से कड़ी जोड़ेगी और कहीं ना कहीं साफ करेगी कि वो कौन वीआईपी था जिसे विशेष सेवा देने लगा और उसके बाद इसने आत्महत्या कर दी। जी आशीष, पीड़िता के परिवार की सीबीआई जांच की मांग को पहले क्यों नजरअंदाज किया गया था? बिल्कुल पूजा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जब सोशल मीडिया में कोई चीज वायरल होती है, कोई वीडियो ऑडियो एक कथित जो विधायक की कथित पत्नी है और उसके बाद ही इस मामले में कहीं उठने होता है, प्रदेश में जगह जगह आंदोलन होते हैं, उसके बाद ही सरकार कहीं न कहीं जो है इस निर्णय पर पहुंचती है। और ये सवाल अपने आप में बना हुआ है कि अगर ये जांच 2022 में शुरू हो जाती तो कहीं न कहीं जो है जो वीआईपी जिसका नाम अब सामने आ रहा है वो कहीं न कहीं सलाखों के पीछे अभी तक होते हैं। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, क्या सरकार ने पहले सीबीआई जांच से इनकार क्यों किया? अब रुख बदलने की वजह क्या है? बिल्कुल पूजा, इसका कहीं न कहीं जो प्रदेश और देश भर में इसके खिलाफ जो जन आंदोलन शुरू हो गए थे, हर जिले में, हर कस्बे में, और इवन उत्तराखंड की जो राजधानी देहरादून है वहाँ पर लगातार विपक्ष हो चाहे तमाम जो संगठन थे वो लगातार आंदोलन कर रहे थे और अंकिता को न्याय देने के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। कहीं न कहीं दबाव में आकर सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा, नहीं तो अगर पहले ही ये निर्णय स्वतः सरकार ले ली थी, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि तमाम जो मंत्री हैं या फिर जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष साफ इनकार कर रहे थे कि सीबीआई जांच करने की जरूरत ही क्या है, जब एसआईटी भी जो है जांच कर रही है और एसआईटी जांच में जो है सब कुछ साफ साफ सामने है। ये जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। मामले में सब हर जिले में, हर ब्लॉक में आंदोलन शुरू हो गए और सरकार कहीं निर्णय लिया और ये जांच की सख्ती के साथ की गई। जी, आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू की प्रगति की समीक्षा की। अब तक हुए 3.57 लाख करोड़ रुपए के एमओयू में 1.06 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग की गई, जिसमें आपको बताते चले राज्य के निवेशकों और हम आपको बता दें मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं में देरी रोकने के लिए प्रत्येक एमओयू पर नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने साथ ही स्पिरिचुअल जोन और साथ ही आपको बता हरारी सैन मंदिर में विकास को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया। साथ ही
पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी निवेश बढ़ाने तथा हर जिले में उद्योग मित्र समिति की नियमित बैठक सुनिश्चित। तो वहीं उत्तराखंड सचिवालय संघ ने पूर्व अध्यक्ष दीपक जोशी ने आम सभा के खिलाफ विरोध पत्र मुख्य सचिव एवं सचिवालय प्रशासन को भेजा। पत्र में कहा कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्ति से पहले ही नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू करनी होती है, जबकि कार्यवाहक पदाधिकारी बिना चुनाव कराए आम सभा बुला रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष ने कार्मिक हितों, वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी धन के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्वार्थ और कार्यकाल बढ़ाने के लिए संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। उन्होंने सच लगाकर चुनावी अधिकारी नियुक्त करने और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की मांग भी की है। द्वारा जिस तरह से अनधिकृत रूप से पिछले 6 महीने के कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अब एक नई आम सभा का एक बहाना लेकर पुनः इस कार्यकाल को बढ़ाने के लिए जिस तरह का कुचल चला जा रहा है, कर्मचारियों के हितों के साथ खिलवाड़ की जा रही है। एक विरोध पत्र चीफ सेक्रेटरी और सचिव सचिवालय प्रशासन को दे दिया गया है और जो संविधान की व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के का जिक्र करते हुए इस संविधान की उन व्यवस्थाओं का जिनके आधार पर यह संघ चलता है और संघ के पदी कर्तव्यों का निर्वहन वो चुनी हुई कार्यकारिणी करती है, उसका संज्ञान उच्च स्तर पर करा दिया गया है। इस बीच सचिवालय प्रशासन विभाग के 17 अक्टूबर 2025 के उस आदेश का भी जिक्र किया गया है जिसमें तत्काल इलेक्शन कराए जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन चूंकि वर्तमान कार्यकारिणी अपना कार्यकाल 31 जुलाई 2025 में समाप्त कर चुकी है और उसके बाद भी अनधिकृत रूप से इस सचिवालय संघ के कार्यकारिणी के रूप में अपना कब्जा जमाए हुए हैं और अब 6 फरवरी 2026 को एक आम सभा का बहाना लेकर कर्मचारियों में द्वेष, एक माहौल खराब करने की कोशिश और एक अपने कार्यकाल को बढ़ाने की नीयत से इस तरह की आम सभा जो अवैध आम सभा है और संविधान के विरुद्ध है, इसके लेके आज विरोध किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी और सचिवालय प्रशासन सचिव इसका संज्ञान लेंगे और साथ साथ संज्ञान लेंगे उस कर्मचारी कल्याण कोष का जिसको अब आहरण वितरण की पावर 31 जुलाई के बाद सरकार पे निहित हो जानी चाहिए थी और सरकार का मुख्यमंत्री कार्यालय इसके देखा जाना चाहिए था, लेकिन आज भी उस सरकारी पैसे का दुरुपयोग किए जाने की हमें प्रबल संभावना है और हम उम्मीद करते हैं कि सचिवालय प्रशासन विभाग आज के इस पत्र का संज्ञान लेगा और यदि इसके बाद भी संज्ञान नहीं लेता तो 6 तारीख का दिन सचिवालय में थोड़ा माहौल को गर्म करने का वाला दिन होगा और हम उम्मीद करेंगे कि आम सभा जो गलत तरीके से की गई है इस पर तत्काल रोक लगाई जाए और चुनाव के लिए सचिवालय प्रशासन विभाग और चीफ सेक्रेटरी एक चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त करें जिनकी देखरेख में आगे का चुनाव हो, आगे के चुनाव अधिकारी नियुक्त हों और एक वहां की जो स्थिति है उसको दूर किया जा सके। धन्यवाद। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित और चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में जल निगम, जल संसाधन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को 3 दिन के भीतर उचारा अन्य क्षेत्रों में पेयजल समस्याओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। मंत्री के साथ कार्य करने और सिंचाई विभाग के तहत पुख्ता निर्माण व अन्य कार्य शीघ्र पूरा करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर लंबित प्रस्तावों को जल्द स्वीकृति समय पर लाभ पहुंचाया जाए। तो वहीं देहरादून जिले के कालसी क्षेत्र में क्वानी मीनस मोटर मार्ग पर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और घटना के बाद एसडीआरएफ ने तुरंत रेस्क्यू किया और घायलों को उप जिला अस्पताल विकासनगर रेफर किया गया। बेहतर इलाज के लिए दून अस्पताल में 10 बेड, दून मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आपको बता दें एमएस और आरएस विस्ट ने डॉक्टर और मेडिकल टीम तैनात कर घायलों का त्वरित उपचार सुनिश्चित किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना को से लेते हुए जिला प्रशासन को स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। अभी ये दुखद घटना के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन आई थी सीएमओ साहब के द्वारा, तो हमारी इमरजेंसी में 10 बेड इमरजेंसी के तैयार करके रखे हुए हैं। अगर कोई भी पेशेंट वहां से आता है मोस्टली वो सर्जरी और मेडिसिन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगे तो दोनों डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया गया। साथ ही और जो बाकी एलाइड ब्रांचेज हैं उनको भी तैयार करके रखा हुआ है कि अगर कोई भी पेशेंट आता है तो हम उसको देख लेंगे।
तो वहीं राजधानी देहरादून में 21 वर्षीय गुंजन की दिन दहाड़े हत्या ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि हत्या से पहले गुंजन ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका पुलिस द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वहीं विपक्ष के साथ अब सत्ता पक्ष भी पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है। इस जघन्य हत्या के बाद पुलिस ने सीधे तौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रतौला का कहना है कि अगर पुलिस समय पर रहते, शिकायत को लेती तो शायद एक बेटी की जान बचाई जा सकती थी। देखिए, कानून व्यवस्था पिछले काफी टाइम से उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। हर तरीके से इस प्रदेश के लोग डरे हुए हैं कि कहीं कुछ भी घटना घट, पुलिस प्रशासन उस पर जो एक्टिवनेस उनकी होनी चाहिए थी, जितनी सक्रिय रूप से उन्होंने, जो कल गुंजन का केस आया उसमें उन्होंने कंप्लेंट 3 दिन पहले दे दी थी, लेकिन पुलिस अगर उसमें उचित टाइम पे कार्रवाई, अब गुंजन को सिक्योरिटी अगर प्रोवाइड कर देती तो मुझे लगा कि जिस तरह हत्या की गई ये नहीं हो पाती, वो बच्ची बच जाती। ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है पुलिस प्रशासन पे, देश सरकार पे, सत्ता पे, कि जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, आज राजधानी में 3 महिलाओं की हत्या, एक विकासनगर में, एक ऋषिकेश में, एक देहरादून में 3 महिलाओं की हत्या हुई है। इससे साफ पता चलता है कि पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से इस प्रदेश की। तो वहीं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के थैली स्थित सराय खेत मंडल में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में क्षेत्र के संत महात्मा, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान धर्म, संस्कृति, साथ ही सामाजिक एकता पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही आपको बता दें, वक्ताओं ने हिंदू समाज के संगठन, सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। सम्मेलन शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में था कि ऐसे कार्यक्रमों में समाज में आपसी समरसता और जागरूकता बढ़ती है। तो वहीं हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान एक व्यक्ति गंगा की तेज धारा में बहने लगा। घटना की सूचना मिलते ही आपदा राहत दल और 40वीं वाहिनी पीएसी ने बिना समय गंवाए त्वरित और समन्वित रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जवानों ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू के बाद व्यक्ति को प्राथमिक उपचार दिया गया। समय पर की गई कार्यवाही से एक कीमती जान बच गई। स्थानीय लोगों ने आपदा राहत दल और साथ ही पीएसी के जवानों की तत्परता और बहादुरी की सराहना भी की। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रहिए आर्यन टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।